तो कल आपने लास्ट लाइन के लिखी थी कौन कौन सी कंट्री में आपका फेडरल सिस्टम है और कौन कौन सी में आपका यूनिटरी सिस्टम है ना। चलो, तो आप यहाँ पे लिखो, देखिए इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ federal system of government in the country. The Constitution of India provides for a federal system of government in the country. ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि इंडिया का सिस्टम कैसा है, आपका फेडरल है। However, the term federation, has nowhere been used in the constitution. ठीक है, इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन फेडरल वर्ड आपका पूरे पूरे संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें ना एक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एनडीए में भी आता है, सीडीएस में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इंडिया। ठीक है, फेडरल, यूनियन, ऐसे आपके ऑप्शंस आते हैं। तो फेडरल हमें लगता है कि इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर तो है ही है, तो संविधान ने कैसे डिफाइन किया होगा एज ए फेडरल, बट फेडरल वर्ड का मेंशन आपका है ही नहीं। ठीक है, तो नो वे बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंस्टेड आर्टिकल 1 defines India as यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 जो है आपका वो डिफाइन करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, देखो इसने वर्ड किया है स्टेट, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है फेडरेशन की तरफ, और दूसरा वर्ड है आपका यूनियन, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है आपका यूनिटी सिस्टम की तरफ। तो कहीं ना कहीं आपका ये वर्ड का मिक्सचर ही हमारा इंडिया को डिफाइन करता है। तो हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नाइदर फेडरेशन नाइदर यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों होता है, देखो आप किसी को अपने बराबर की पावर कब दोगे, जब आप उसको अपना इक्वल मानते हो। ठीक है, या जब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो। ठीक है, अब जो आपकी अमेरिका की स्टेट्स हैं वो पहले इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, इन सब ने बोला कि मिलके रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और क्या बन गई आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसमें हर एक स्टेट की इक्वल पावर है, क्योंकि हर एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में सब स्टेट्स को इकट्ठा करके इंडिया बनाया गया है। ठीक है, अमेरिका को डिवाइड किया गया है, तोड़ा गया है, तब जाके डिफरेंट स्टेट्स बनी है, जबकि इंडिया को इकट्ठा किया गया है, तब जाके आपकी स्टेट्स बनी है। और जो इकट्ठा किया गया है ना, कोई टेम्पररी फीचर नहीं है, ये आपका एक परमानेंट फीचर है। आप इस सिस्टम को तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए आपने बोला कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन का मतलब टुकड़े, यूनियन का मतलब क्या होता है, एकता। ठीक है, यूनियन मतलब एकता, फेडरेशन मतलब टुकड़े। तो इंडिया में आप अपने स्टेट्स को अगर टुकड़ा नहीं समझते हो, आप उसको एक यूनियन का हिस्सा समझते हो। तो यूनियन का हिस्सा का यूनियन से अलग होना का मतलब क्या है कि यूनियन ही खराब हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए आपके इंडियन स्टेट कभी भी आपका सेसेशन नहीं मान सकती, आपकी स्टेट से, कंट्री से अलग होने की बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पे। देखिए इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। Indian federal system is based on the Canadian model, CANADIAN, Canadian model। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है ये आपका कैसा है, कैनेडियन फेडरल सिस्टम है आपका, एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। ठीक है, फुल स्टॉप। लिखिए
Canadian model is different from American model. Canadian model is different from American model, as the Canadian model establishes a very strong center. As the Canadian model establishes a very strong center. तो इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है, कनाडा में भी फेडरल सिस्टम है, लेकिन इंडिया और कनाडा में आपकी वो क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि वहां पे भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जबकि अमेरिका में सेंटर और स्टेट की पावर बिल्कुल बराबर है। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब हमने एक सीरीज ऑफ चीजें लिखनी है, इसमें हमने डिस्कस करना है फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि हमारे फीचर्स, हमारा संविधान फेडरल है? बताओ। डुअल पॉलिटी, पहला फीचर क्या है आपका? डुअल पॉलिटी। क्या है डुअल पॉलिटी? दो सरकारें, सेंटर और स्टेट। ठीक है, तो डुअल पॉलिटी का मतलब क्या है? देखो, दो गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है, तो इसमें आप लिखो कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस a dual polity consisting of a union at the center. The constitution establishes a dual polity. What is polity? राज्य व्यवस्था। Dual polity consisting the union at the center, and states at the periphery. PERI पेरिफेरी, मतलब जो जुड़ी हुई चीजें हैं इसके साथ। ठीक है, छोटे लेवल के ऊपर क्या है आपका? स्टेट्स गवर्नमेंट है आपका। ठीक है, तो लिखिए यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, while state government deals with the while the state governments deal with the matters of regional and local importance, deals with the matters of local and regional importance। देना यहां तक? दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उस संविधान में आपकी पावर्स जो है वो प्रॉपरली डिवाइड की गई है। ठीक है, तो इसमें आप लिखो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश में क्यों है? टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट between the two, disagreement and misunderstanding between the two क्या? two governments, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा, डिवीजन ऑफ पावर। आपके संविधान में ही जो है वो पावर डिवाइड कर दी गई है, डिवीजन ऑफ पावर है आपके देश में। ठीक है, व्हाट इज डिवीजन ऑफ पावर? कुछ याद है आपका? शेड्यूल 7 है आपका संविधान में। ठीक है, दिस शेड्यूल नंबर 7 in your constitution. This schedule number 7 consists of how many lists? 3 lists. These 3 lists are union list, state list and concurrent list. ठीक है, इनमें क्या रिटर्न है? आपके मुद्दे रिटर्न है आपके यहाँ पे। तो आप लिखो the constitution divides the power, the constitution divides the power between the center and state,
in terms of union list, ब्रैकेट में लिखो 100 मतलब 100 मुद्दे हैं जो किसको दिए गए हैं, यूनियन को दिए गए हैं। सेकंड लिखो स्टेट लिस्ट, फिर लिखो 61, और अगला लिखो कॉन्करेंट, कॉन्करेंट में लिखो 52। ठीक है, तो जो मुद्दे आपके स्टेट लिस्ट में लिखे गए हैं उसके ऊपर कौन करेगा, लॉ बनाएगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनियन में उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन जो कॉन्करेंट में उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। कोई एग्जांपल है इसका, मैं लिखने के लिए कही थी, याद करो। एजुकेशन, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों ही इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। लेकिन इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, तो किसका लॉ वैलिड रहेगा, यूनियन का। अगर सपोज क्या चीज स्कूल में पढ़ानी है, क्या चीज स्कूल में नहीं पढ़ानी है, सेंटर की अलग ओपिनियन है, स्टेट की अलग ओपिनियन है, तो अल्टीमेटली किसकी ओपिनियन मानी जाएगी, आपकी सेंटर की। सेंटर तो फिर मोदी का चैप्टर इंक्लूड कर ही देगा, है ना। अभी जैसे आपका अभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपका, याद है आपको, अभी मुद्दा चला था आपका कि बहुत सारे चैप्टर रिमूव किए गए मुगलों के आपके सिलेबस में से, तो केरला ने बोला हम तो पढ़ाएंगे भाई साहब, उन्होंने 2 चैप्टर और ऐड कर दिए। ठीक है, कह रहे कि गुड और बैड, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, यू हैव टू टीच दैट। ठीक है, आप वो फेज ही इरेज नहीं कर सकते हो, आपको बात करनी पड़ेगी उसके बारे में। यस, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि उसमें महाराणा प्रताप की बात नहीं की गई है। ठीक है, आपके शिवाजी के बारे में इतनी बात नहीं की गई है, हालांकि इनका इतिहास बहुत है, लेकिन इनका इतिहास खोजना पड़ता है। पता है, इफ आई एम टीचिंग हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में ना मिडिएवल हिस्ट्री मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ाने में। उसमें अगर आप मुझसे ना मुगल इतिहास का ना कमरों को क्या बोलते रहे मुझे ये तक पता है, उनकी पेंटिंग्स को क्या बोलते रहे वो तक पता है, लेकिन मुझे महाराणा प्रताप की क्रोनोलॉजी तक अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, इसमें मेरा भी दोष है कि हमने खुद पढ़ी नहीं है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसका जो मटेरियल है बहुत फ्लॉलेसली अवेलेबल है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सबको पता है सबसे पहले कौन आया, बाबर, फिर अकबर, फिर अगर ये भी नहीं ना पता तो डूब मरो। है, तो पेपर दे के आया था अभी अभी, है ना, इतना तू भी दे के आया पेपर, हाँ फिर तू सेफ है। बट वो हिस्ट्री हमारी ऐसी है ना कि हमें पता होना चाहिए चीजों के बारे में, बट कोई चीजें यहाँ इग्नोर हो गई हैं। आपके साउथ की जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हिस्ट्री में एक ये भी दिक्कत है कि जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें ज्यादातर बात किसकी की गई है, आपके चोला एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात की गई है ना आपके। नॉर्थ इंडिया में आपका अशोका आया हमने पढ़ लिया, चंद्रगुप्त आया हमने पढ़ लिया, समुद्रगुप्त हमने पढ़ लिया। लेकिन साउथ में तो तगड़े तगड़े बंदे आए थे आपके, महेंद्र वर्मन, राजेंद्र वर्मन, राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला। इस टाइम मूवी चली हुई है थिएटर में, तुम देखो फटाफट से, पोनियन सिल्वन 2, पोनियन सिल्वन फर्स्ट पार्ट देखा उसका, पोनियन सिल्वन का फटाफट। ठीक है, अमेजन प्राइम के ऊपर पोनियन सिल्वन का फर्स्ट पार्ट है, उसको देख लो आज, और कल पार्ट 2 देखा हो। अगर तुमने पार्ट 1 देख लिया, मेरी एश्योरिटी है कि तुम कल पार्ट 2 देख के आओगे। ठीक है, PS1, ठीक है, PS1 सर्च कर लेना उसके ऊपर। ये जो स्टोरी है ना ये चोलाओं के ऊपर स्टोरी है आपकी। ठीक है, और जिस बंदे ने बनाई है डायरेक्टर ने, उसने बाहुबली लेवल का खर्चा किया हुआ है। आपको पता नहीं कि ये है, लेकिन साउथ में ये आपका ऑलरेडी विद इन 3 डेज 100 करोड़ कमा चुके हैं पार्ट 2 इसका। ऐश्वर्या राय है, अगर और इंसेंटिव चाहिए मूवी देखने का तो ठीक है, बट अदरवाइज अगर हम देखें तो मतलब इट्स टू गुड ऑफ ए मूवी। वो पेपर में कुछ खास हेल्प मिलने वाली है नहीं है, लेकिन एक्शन बहुत तगड़ा है उस मूवी का, अच्छे से डायरेक्ट की गई है मूवी। बाकी और एक और चीज हो जाएगी मूवी देखने के बाद, तुम्हारी रिंगटोन चेंज हो जाएगी शायद, म्यूजिक बहुत तगड़ा है उसका। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके डिवाइड किए गए हैं और स्पेसिफिकली आपके मेंशन किए गए हैं। चौथा है आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस किया था, याद करो कल हमने डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे क्या, ब्रिटेन और इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम जब हम कंपेयर कर रहे थे, वहां पे किसकी सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट की। यानी कि जो पार्लियामेंट किसके लिए लॉ बनाता है, सेंटर वाला लॉ बनाता है ना आपका, तो यानी कि जो सेंटर कहेगा वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ किसकी सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की।
तो यह सेंटर जो है इतना स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे अगर देखा है तो। ये किसकी ये क्या बता रहा है कि हाँ फेडरल है, कि हाँ फेडरल है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सेंटर सुप्रीम नहीं है। अगला लिखो 5वां फीचर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकती है बहुत इजीली? कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, कुछ चीजें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर अपनी मर्जी से, देखो कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है अमेंड? आपका सेंटर। तो आपने सेंटर की जो पावर है उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बहुत बड़ी चीज है उसको अमेंड करने के लिए आपको स्टेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी क्या दिखा रहा है आपका फेडरल सिस्टम की हाँ स्टेट से पूछा जा रहा है, और सेंटर की भी पावर क्या है? लिमिटेड है। सेंटर की पावर लिमिटेड है, स्टेट से पूछा जा रहा है, इट मींस कि गवर्नमेंट इज फेडरल, ठीक है। तो आप लिखो द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड टू द एक्सटेंट दैट, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड टू द एक्सटेंट दैट those provisions which are concerned with the federal structure, those provisions which are concerned with the federal structure, या ब्रैकेट में लिखो सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, bracket close, can be amended only by the joint action of center and state government, can be amended only by joint action of center state government। अब देखो आपका तो राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति को चुनने में सेंटर और स्टेट दोनों का योगदान होता है, क्योंकि राष्ट्रपति आपका सेंटर का भी है और स्टेट का भी है। तो कल को आप ये चीज चेंज नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति को सेंटर ही चूज करेगा, ठीक है। ये क्यों, क्या होगा? ये आपका फेडरल सिस्टम के लिए खतरा है, ठीक है। आपने किसी स्टेट की बाउंड्री किसी और कंट्री को दे देनी है, उसके लिए आपको स्टेट को पूछना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसी स्टेट की बाउंड्री किसी और को नहीं दे सकते। आपको पूरे देश में एक नया टैक्स का सिस्टम लेके आना, जैसे जीएसटी का प्रभाव क्या होगा आपका? सेंटर और स्टेट दोनों के पैसे में फर्क पड़ेगा, यानी कि सेंटर को भी स्टेट को भी फर्क पड़ रहा है। तो जीएसटी जैसा बड़ा टैक्स का रिफॉर्म लाने के लिए आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। तो यानी कि आपका संविधान में ही आपको लिख दिया गया है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चेंजेस लेके आने हैं जिससे आपका सेंटर और स्टेट दोनों प्रभावित होंगे, तो आप स्टेट से बिना पूछे ये काम नहीं कर सकते। हर चीज के लिए ना, अब कल तूने क्लास लगाई नहीं, कुछ चीजों के लिए इसको पूरी वाहवाही करते हैं और कुछ जगह इसको वही लात मार देते हैं कि तेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और नवाजुद्दीन का डायलॉग नहीं है, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ तो अगर आप देखोगे ना तो हिमाचल बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की किताबें सेम है, ठीक है, क्योंकि उनका जो करिकुलम है वो कॉमन है। वो कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर उल्टा सीधा कुछ पढ़ाना है तो सेंटर उसके ऊपर रोक लगा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट कैन को एग्जिस्ट पीसफुली, इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट देन सेंटर विल ओवरपावर द स्टेट। अब इस समय आपकी जितनी भी 28 के 28 स्टेट्स हैं उनमें अपनी गवर्नमेंट चल रही है, आपकी सेंटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर इनमें से किसी एक स्टेट के साथ पंगा हो गया सेंटर का, वो उसकी बात मानने से इनकार करता है, तो नेक्स्ट डे आपका सेंटर कैन टेक ओवर दैट स्टेट। केरला तो नहीं यार, केरला को नहीं कर पाएंगे ऐसा, बात तो बहुत सारी होती है। हाँ, सेंटर ने सीबीएसई के बुक से रिमूव कर दिया, ठीक है। इन केस कोई पंगा आ जाएगा आपका सेंटर और स्टेट के बीच में, देखो इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता सेंटर, क्योंकि केरला वैसे बहुत लिटरेट स्टेट है, और अगर आप सिलेबस का छेड़छाड़ करोगे तो केरला फिर जवाब देगा उल्टा, ठीक है। तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सेंटर चाहे तो सेंटर इम्पोज कर सकता है कि आप नहीं पढ़ाओगे,
ठीक है, आप सोच के देखो, जैसे आपका कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके बारे में केरला आपका पढ़ा रहा है, तो डोंट यू थिंक सेंटर हैज द राइट टू रिमूव दैट पार्ट? ठीक है, सेंटर उसको रिमूव करवा दे किसी भी हालत में। जैसे PFI आपका एक है ना, एक टेररिस्ट ग्रुप को डिक्लेयर कर दिया गया आपका, तो अगर उसके बारे में कुछ पढ़ाया जाएगा, उसकी प्रेस की जाएगी कि ये NGO है, बहुत फेमस NGO है, ऐसा करता है, तो वाला पार्ट आपका सेंटर कटवा सकता है स्टेट से। सेंटर पास पावर है, बट सेंटर इस बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए सेंटर नहीं है, अदरवाइज इसके पास पावर है। ठीक है, ये वो है ना, आपके अपने काफी सारी गलतियां अपने भाई की माफ कर रहे हो, लेकिन कोई बात पिंच करके तो फिर आप, ये वो सिस्टम है आपका। ठीक है, समझ गए कि कुछ चीजें हैं आपके संविधान में वो तभी बदली जा सकती हैं जब आपका स्टेट और सेंटर दोनों की मंजूरी होगी। तो इट मींस कि पावर इज बीइंग डिवाइडेड एंड दैट टू इन अ गुड अमाउंट। 6वां फीचर है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 6th फीचर इज योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब आपकी जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है? क्योंकि जजेस को जब हम अपॉइंट करते हैं तो भले ही नाम आपका आता है राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति ने शपथ दिला दी, राष्ट्रपति ने इसको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया या जज अपॉइंट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उसको अपॉइंट कौन करता है? जजेस ही अपॉइंट करते हैं। सपोज 5 या 6 लोग जजेस आपके हैं, तो वो ही अपना 7वां जज को लेके आ जाएंगे। सपोज 33 जजेस हैं कहाँ पे? आपके सुप्रीम कोर्ट में। देयर आर 33 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। इन 33 जजेस में से अगर एक जज रिटायर हो रहा है, तो वो रिटायरमेंट से पहले अगला कौन जज आएगा उसके अंदर, उसको अपॉइंट करके जाएंगे, और उसका नाम किसको फॉरवर्ड कर देंगे? प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट साइन कर देगा। ये इंडिपेंडेंस है। ठीक है, कि किसी का फेवर लेके कोई जज नहीं बन रहा है। जजेस का अपना कलीजियम सिस्टम है, अपना ग्रुप है, और वहां पे उसको वो चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका इंडिपेंडेंस ही दिखा रहा है कि आपका जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है। अगर प्रधानमंत्री ने अपॉइंट नहीं किया तो प्रधानमंत्री उससे फेवर भी नहीं मांग सकता। ठीक है, लेकिन ब्लैकमेल तो कर ही सकता है, जो करता भी है। ठीक है, सिंपल सोच रखिए, सिंपल सोच रखिए कि आपका जो लेजिस्लेटिव और जो आपका एग्जीक्यूटिव है ना, उसका जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। इससे वो उनसे अलग रहेंगे और उनकी बात भी नहीं मानेंगे। ठीक है, हालांकि रोल हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, जानते हो आप रंजन गोगोई को? हुई रंजन गोगोई? डीवाई चंद्रचूड़ से पहले आपके कौन थे? SA बोबडे वॉज द चीफ जस्टिस। अभी कौन है आपका चीफ जस्टिस? चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ आपका इस टाइम पे चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, इनसे पहले कौन थे आपके? SA बोबडे। ठीक है, अरविंद बोबडे नाम था उसका। और जो उससे पहले थे ना, वो कौन थे आपके? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई इज द मोस्ट फेमस चीफ जस्टिस इन करंट पीरियड। व्हाई? बिकॉज ही इज द चीफ जस्टिस जिसके समय पे आपका राम मंदिर का वर्डिक्ट पास हुआ था। ठीक है, एंड ही वॉज अबाउट टू रिटायर इन नवंबर के महीने में रंजन गोगोई रिटायर होने वाले थे, और नवंबर के महीने में ही फैसला आ गया कि राम मंदिर वहीं बनेगा। ठीक है, मंदिर का फैसला आ गया, नवंबर में रिटायर हो गए। ठीक है, मार्च में इलेक्शन हुई राज्यसभा की, और ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ MP ऑफ राज्यसभा फ्रॉम अ BJP स्टेट, असम। तो फेवर्स तो रिटर्न किए जाते हैं किसी भी तरीके से, बट इन्होंने अपने हिसाब से सही काम कर रखा है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अंडर द टेबल सब कुछ चल रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो क्या ही फेवर मांग लेगा। ठीक है, सैलरीज के रिगार्डिंग भी आपका पार्लियामेंट कोई फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, जो सैलरी होती है चीफ जस्टिस की, जज की सैलरी होती है, इसके रिगार्डिंग आपका पार्लियामेंट कोई फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इनको कोई भी फेवर रिटर्न नहीं करना। अब सपोज करो कि अगर आपकी जुडिशरी डिपेंडेंट होती, तो वो डिपेंडेंट किस पे होती? सेंटर पे कि स्टेट पे? सेंटर पे। ठीक है, क्योंकि सेंटर इज मोर पावरफुल। तो यानी कि सेंटर फिर आपका जुडिशरी को कंट्रोल करना शुरू कर देता अगेंस्ट स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ना स्टेट के साथ है ना सेंटर के साथ है, और इसको सेंटर की कोई बात मानने की जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़ा फैसला किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सेंटर में तो स्टेट में आता है, सेंटर में आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट डिपेंडेंट होता आपका सरकार के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट से करवा के कुछ भी कर सकते थे ना आपका स्टेट के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फीचर हमारी भारत की जुडिशरी का, जुडिशियल रिव्यू। ऐसा कोई काम है ही नहीं। देखो सिंपल सी बात है, आपका संविधान लिख दिया ना, अभी संविधान को लिखने वाले जा चुके हैं, कोई नहीं बचा हुआ।
ठीक है। तो जितने भी लोग आप जिन्होंने संविधान लिखा है उसकी मर्यादा को अपहोल्ड कौन करेगा? तो संविधान में लिख गया कि रखवाला कौन है इसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी डिपेंडेंट हो जाएगा तो भले ही आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर लिखा हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट उसको लागू नहीं करवाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर आपका सेंटर इस टाइम पे डिवीजन ऑफ पावर का प्रिंसिपल नहीं मानता है तो हु विल इंटरफेयर? जुडिशरी। व्हाई विल जुडिशरी इंटरफेयर? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज पावरफुल। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होता है वो आपका फेडरल सिस्टम को अपहोल्ड करने में हेल्प करता है। समझ गए? अगला है आपका बाइकैमरलिज्म। व्हाट इज बाइकैमरलिज्म? बाइकैमरलिज्म होता है आपका दो हाउसेस का होना, अपर हाउस और लोअर हाउस। आपके पार्लियामेंट में है ना राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का मतलब क्या है बताओ? वही जो तुमने सुना। क्या सुना? राज्यसभा का मतलब देखो, आपका जो संसद होता है ना, उस संसद में आपके दो घर होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम कहते हैं आपका राज्यसभा, लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। बाइकैमरलिज्म आपका वो प्रोसेस होता है जहां पे लोग लॉ को पास करने से पहले दो हाउसेस से पूछा जाए। इंडिया में अगर किसी भी लॉ को पास होना है तो उसको लोकसभा से भी मंजूरी चाहिए, राज्यसभा से भी मंजूरी चाहिए और बाद में राष्ट्रपति की सिग्नेचर भी चाहिए, तब जाके आपके देश में कोई नियम बन सकता है। तो आपके देश में नियम बनने से पहले कितने लोगों से पूछा जा रहा है? 3 लोगों से। और कितने घरों से? 2 घर से। अगर आपके देश के सिस्टम में आपके दो हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं और दोनों हाउस की मंजूरी कंपलसरी है बिफोर पासिंग एनी लॉ, तो यू विल से ये क्या है आपका बाइकैमरलिज्म है। क्यों है दो हाउसेस? क्योंकि एक से भले दो। ठीक है। दो हाउसेस क्रिएट कर दिए। अब एक हाउस में जो लोग आएंगे ना, वो आएंगे पूरी कंट्री भर से चुन के आएंगे। ठीक है, पूरी कंट्री से लोग चुन के आएंगे, जिसको हम कहते हैं लोकसभा की जनरल इलेक्शन। ठीक है। इस हाउस में आएंगे आपके 543 लोग, पूरे देश भर से चुन के आएंगे आपके, और एक ही बार इलेक्शन होगी। राज्यसभा में क्या होगा? आपके आएंगे सिर्फ 245 लोग। लेकिन 245 लोग कहां से आएंगे? स्टेट से। सपोज यूपी के 15 बंदे आ गए, ठीक है, या आपके हिमाचल के 3 लोग आ गए, पंजाब के 4 लोग आ गए। ये 4 लोग को कौन भेज रहा है? आपका उनका स्टेट लेजिस्लेचर भेज रहा है। सपोज आपके स्टेट में इलेक्शन होगी, ठीक है, स्टेट में आपके एमएलए बन गए, वो एमएलए ही आपस में या किसी और बंदे को चूज करेंगे और किसको भेज देंगे? आपका किसी 3 या 4 बंदे को कहां भेज देंगे? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में किसी भी मुद्दे को पास करने से पहले स्टेट का पक्ष रखा जाएगा कि स्टेट्स क्या कहती हैं इसके बारे में। ठीक है। अब ये जो लॉ है ना, ये आपका एमपी बना रहे हैं लोकसभा के, जो आपके ऑल ओवर इंडिया चूज हुए हैं, ये इंडिया के लॉ बना रहे हैं। लेकिन इस लॉ का स्टेट के ऊपर भी कोई ना कोई इंप्लीकेशन हो सकती है ना, तो इसलिए अपने स्टेट से कुछ स्पेशल बंदे बुला रखे हैं। ठीक है, स्टेट से स्पेशल बंदे बुला रखे हैं कि तुम वोट करो, आपकी पास करना है कि नहीं करना है। जब दोनों हाउसेस की अप्रूवल होगी तभी आपका लॉ पास होगा। और यानी कि दो हाउसेस का मतलब क्या है? कि आपका स्टेट्स को भी आपने इन्वॉल्व किया है। भले ही लॉ किसका बन रहा है? आपका सेंटर से आपका लॉ बन रहा है, लेकिन राज्यसभा यानी कि आपने स्टेट से भी क्या बुला रखे हैं? रिप्रेजेंटेटिव बुला रखे हैं लॉ को बनाने से पहले। तो लिखो आप, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर a bicameral legislature. The constitution provides for a bicameral legislature consisting of a upper house and a lower house, consisting of a upper house and a lower house. ठीक है, लिखिए राज्यसभा that is the upper house, राज्यसभा that is the upper house represents the states of India, represent the states of
इंडिया while the Lok Sabha represents the people of India as a whole. Represents the people of India as a whole. ठीक है, तो ये आपके 7 फीचर जो बताते हैं कि आपका इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है। लेकिन इंडिया में तो फेडरल सिस्टम नहीं है, हमने क्या बोला है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि आपका फेडरल है भी तो फॉल्स फेडरल है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है। तो अब हम लिखेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें इशारा करते हैं कि इंडियन सिस्टम क्या है, आपका यूनिटरी भी है। तो आप लिखोगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो स्ट्रॉन्ग सेंटर। फर्स्ट फीचर है आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर। कैसे है आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर? तो वही लिख लेते हैं पहले। तो लिखो इन सेवेंथ शेड्यूल union list contains more subjects than the state list. In the 7th schedule, union list contains more subjects than the state list. Union list contains more subjects than the state list, and also the more important subjects have been given to the center. तो जो भी आपके बड़े बड़े मुद्दे हैं, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रेड, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब किसको दे रखी है हमने? सेंटर को। ठीक है, फुल स्टॉप। अब लिखो मोर ओवर द सेंटर हैज an overriding authority. Moreover, the center has an overriding authority over the subjects contained in the कौन सी लिस्ट बताओ? कॉन्करेंट लिस्ट। फर्स्ट ऑफ डन। अब सेकंड पॉइंट लिखो, स्टेट्स आर नॉट indestructible. States are not indestructible. मतलब स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, समझ लिया? इसका 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बनाई जा सकती है। ठीक है, एक स्टेट को 2 पार्ट में बांट के दोनों को यूटी बनाया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर 2 पार्ट कर दिए, JNK एंड लद्दाख, दोनों को क्या बना दिया? यूटी। फ्यूचर में इन दोनों को कंबाइन करके पूछा JNK से, पूछा JNK से नहीं। ठीक है, स्टेट का नाम चेंज हो सकता है, ओडिशा का ओडिशा हो सकता है। ठीक है, उत्तरांचल का उत्तराखंड हो सकता है। ठीक है, बिहार बट के बिहार और झारखंड हो सकता है, यूपी बट के बिहार और यूपी हो सकता है। देखो, ये नाम का होता है, पूछ लेते हैं कि नाम चेंज कर दें। अगर हाँ कर दी तो बहुत बढ़िया है, ना कर दे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। ये होता है आपका। हाँ, फिक्स टाइमिंग में जवाब दो ना दो, तुम्हारे जवाब कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता है। ठीक है, आपका आर्टिकल नंबर 2 है, उसमें आप ना स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हो। आप एक स्टेट का हिस्सा दूसरी स्टेट को दे सकते हो बिना स्टेट से पूछे हुए। ठीक है, और आपने पूछना भी है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उसका जवाब मानना आपके ऊपर मान्य नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली इसलिए कहना है कि स्टेट्स जो है ना आज है कल नहीं है, लेकिन यूनियन आज भी है, कल भी है, परसों भी है। यूनियन आपकी हमेशा रहेगी। दंगे हो जाएंगे ना, करने को सेंटर कर सकता है आपका। अब देखो होम मिनिस्टर गया था आपका, तो होम मिनिस्टर ने मणिपुर और असम की बात करवाई है। ठीक है, काफी सारे एरियाज हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के जो इन्होंने सर्वसहमति से आपस में चेंज कर ली है। ठीक है, लेकिन किसी किसी इशू में तो बहुत ही ज्यादा वो है जिसके लिए आपका, अगर वहां की गवर्नमेंट मानने को रेडी है भी, तब भी जो वहां के लोकल पीपल है दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। एंड इन दैट केस देर इज जस्ट देर इज गोइंग टू बी, क्या कहते हैं उसको हम, जो पाकिस्तान में हो रहा है कल से। ठीक है, वही होने वाला है। तो इसीलिए कुछ चीजों को नहीं छेड़ते हैं। अदरवाइज सेंटर कैन फोर्सफुली डू एनीथिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज राइट, मोरली इट इज नॉट राइट, ये हो सकता है ना आपका। आप कॉन्स्टिट्यूशनली तो आपका अगर हम कल को राजस्थान के ऊपर टेक ओवर कर ले सेंटर, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज राइट, बट मोरली इट कुड बी रॉन्ग। तो वो चीज हमें देखनी पड़ती है। गवर्नमेंट जो भी काम करती है ना, देखो ये चीज अंग्रेजों ने सिखाई है हमें, और बहुत गंदी चीज सिखाई है इन्होंने, क्या जो भी काम करना है ना रूल के हिसाब से करना है, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। कोई गंदा काम भी करना है रूल बना लो उसका, ठीक है, कि ये काम सही है। देखो अगर चोरी गलत है, चोरी गलत क्यों है? क्योंकि समाज ने बोला कि चोरी गलत है, वरना तो आदमी अपनी जरूरत का सामान किसी के बैग से निकाल के लेके जा रहा है। ठीक है, अगर उसके खिलाफ कोई लॉ नहीं है तो इट इज नॉट अ क्राइम। व्हाट इज क्राइम? क्राइम इज समथिंग अनलॉफुल। इफ देयर इज नॉट अ लॉ अगेंस्ट इट देन इट इज नॉट अ क्राइम। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये चीज सिखाई है कि अगर तुमने जलियांवाला बाग में लोगों को मारना है ना, उसके लिए लॉ बनाओ। ठीक है, अगर तुमने इंडियन से हक छीनना है तो उसके लिए भी क्या बनाओ, लॉ बनाओ। फिर तुम कुछ, फिर इंडियंस कुछ बोल नहीं पाएंगे, कह रहे तुमने क्यों किया, कह रहे लॉ ही ऐसा कहता है। इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न के ऊपर है। बट द थिंग इज कि व्हाई ब्रिटिशर्स हैड टू लेफ्ट इंडिया, हैड टू लीव इंडिया, बिकॉज दे वर मॉरली रॉन्ग इन डूइंग दैट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी काम करती रहे, अगर मॉरली वो चीज गलत है, तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा टूल क्या है? वोटिंग। साला मानते ही नहीं है लोग, है ना। वोट का, एक्चुअल वोटिंग में बहुत पावर है, अगर ईवीएम सही वोट करती है तो। ठीक है, अगर तो ईवीएम भी हैक है, अगर इस बार कर्नाटका इलेक्शन ना बीजेपी जीत जाती है ना, आप मान के चलो ईवीएम हैक्ड है, कोई चांस नहीं है बीजेपी के जीतने का कर्नाटका। और आज पहले ही चरण में वोटिंग हुई है, अगर ये भी बीजेपी मार गई ना किसी तरीके से, तो कुछ ना कुछ तो है ईवीएम में कि जो इनको आता है करना। और ये बहुत खतरे की बात है। तभी तो पड़ी जो आपकी, क्या कहते हैं, कांग्रेस तो इसी बात के पीछे पड़ी हुई है आपका, कह रहा है ये ईवीएम वोटिंग बंद करो, पेपर बैलेट करवाओ। ये भी खतरनाक है ना, कि दो स्टेट जीतते हैं फिर एक स्टेट जानबूझ के हार जाते हैं। जब आपकी 3 जगह इलेक्शन हुई थी, पता नहीं है कि ईवीएम है क्या कि नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि है, और कुछ लोग कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैक ईवीएम। हाँ, क्या 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 लगता है? नहीं हो सकती। हाँ, अब ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल जीत गए, अगर वेस्ट बंगाल जीत गए तो इसके दो नुकसान है। एक तो लोगों को पता है कि ये वेस्ट बंगाल जीत नहीं सकते, तो झूठ बाहर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, कि अगर एक मीडियोकर बच्चा टॉप कर दे, मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल बैक बेंचर टॉप कर दे किसी पेपर में, तो शक तो जाता है ना उस चीज के ऊपर। तो वही है, तो बीजेपी वहां पे बैक बेंचर है, और अगर वो जीत के तो लोगों को शक जाएगा। और दूसरा, वेस्ट बंगाल का होना जरूरी है बीजेपी को सेंटर में जीतने के लिए। वो हमेशा ही आपका बीजेपी पोर्ट्रे करती है वेस्ट बंगाल को एज अ स्टेट जो एंटी इंडिया है, और इन चीजों से बचने के लिए बीजेपी का होना बहुत जरूरी है, ऐसा बीजेपी दिखाती है। ठीक है, केरला में केरला की सरकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर केरला की गवर्नमेंट गई, उसकी गवर्नमेंट कौन, जो आपका वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट गई, तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, एक ही मोमेंटम। दिल्ली की गवर्नमेंट भी अगर गई, तो इन सब चीजों के कारण क्या कर रहे हैं आपका, इन चीजों के कारण ही बीजेपी एक एजेंडा सेट कर रही है कि ऐसी, ऐसे बंदे कभी पीएम मत बनाना, पीएम मोदी होना चाहिए। क्या तुम कभी देखना चाहोगे ममता दीदी को एज ए पीएम? ठीक है, प्रोपोगेंडा काम कर चुका है मतलब। ठीक है, इट मीन्स देयर प्रोपोगेंडा इज वर्किंग फाइन। वो तो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वो बॉर्डर स्टेट है। अदरवाइज विद दैट लेवल ऑफ लीडरशिप ना, वेस्ट बंगाल कुड हैव बीन गुजरात एज वेल। वो एक्चुअल में अच्छी लीडरशिप है वहां पे।
वरना लोग इतने पागल नहीं कि बार बार जिता रहे हैं, और इनको तो ईवीएम हैक करना भी नहीं आती है, मतलब लोगों से जीत रही है। तो लोग कितना मर्जी बोलो, लोग पागल नहीं है आपके। अगर बीजेपी का इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर लोग जिता रहे हैं, ठीक है। एक बार पता नहीं यहीं पे मैं कहीं गया था बाल कटवाने के लिए, तो वहां पे एक बंदा था, वो बंगाली था, ठीक है। और नाम से लग गया था बंगाली, मैं बंगाल से कहना, हाँ। तो मैंने 5-10 मिनट बात करी उससे, 5-10 मिनट उसने सिर्फ तारीफ करी है किसकी, ममता बनर्जी की, ठीक है। एंड वन टाइम आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, देन ऑल्सो आई गॉट इनटू कॉन्टेक्ट विद बंगाली। तो उस बंदे से भी जब मैंने बात करी तो उसने 10-15 मिनट तारीफ ही करी है। दीज पीपल आर नॉट स्टेइंग इन वेस्ट बंगाल, दीज पीपल आर आउटसाइड वेस्ट बंगाल, एंड स्टिल दे आर प्रेजिंग वेस्ट बंगाल। तो मतलब कुछ ना कुछ तो किया ही है ना। अब हम में से कोई वेस्ट बंगाल नहीं गया, हमें नहीं पता है, हमें तो बस वही दिखाते हैं जो कि झोपड़ियां वहां की, और गुजरात के हमें बड़े बड़े वो दिखा देते हैं, ठीक है। अगर गुजरात में इतने ही अच्छे हाईवे जाता, जब ट्रम्प आया तो पर्दे क्यों लगा दिए थे उसके ऊपर, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया, क्योंकि आप सब कुछ आप हर जगह विजिट नहीं कर सकते, लेकिन कमरे में बैठ के अगर फोटो हर जगह की दिख सकती है, ठीक है। एक वीडियो आई थी नरेंद्र मोदी की रैली की, ठीक है, बंदे ही नहीं है उस रैली के अंदर। जो प्रधानमंत्री रैली दे रहा है कर्नाटका में, बंदे ही नहीं है। तो आपका जो कैमरा है ना, कैमरा साथ साथ में मूव कर रहा है ताकि एक सेम ग्रुप ऑफ पीपल ही बार बार दिखता रहे, कि जब रैली चल रही है तो लोग दिख रहे हैं। वो किसी और ने बाहर से वीडियो बना रखी थी, बंदा अब तो मर चुका होगा शायद, ठीक है, लेकिन वो वीडियो निकल के आई थी। आप ट्विटर पे जाओ, ट्विटर में मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट। ट्विटर पे एक वीडियो चल रही है इस टाइम के ऊपर, एक बंदा पाकिस्तान से मोर उठा के भाग रहा है। देखा आपने वीडियो? एक वीडियो आई है पाकिस्तान में, तो खतरनाक ही काम हो गया आपका। हम्म। दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। पता है पाकिस्तान को ना ऐसी चीजों की आदत है, जब आपकी आर्मी टेक ओवर कर सकती है। पाकिस्तान में आर्मी ने 4 बार टेक ओवर किया है, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत अलग है। इस बार आपकी आर्मी टेक ओवर नहीं कर सकती, क्योंकि जब जब पहले पहले आपका प्रोटेस्ट हुआ है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हुई हैं पाकिस्तान में, दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसमें लोग किससे दुखी थे, सरकार से दुखी थे, और फौज बचाने के लिए आ जाती थी, मतलब मसीहा बन के। हालांकि प्रॉब्लम किसने क्रिएट कर रखी है, फौज ने, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहे? बहुत चला के आपका शहबाज शरीफ गायब हो चुका, लंदन बैठा हुआ 4-5 दिन से, उसको पता था कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। ही इज आउट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। और इस सब प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है? पुलिस के फौज के खिलाफ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इट इज, अगर तो कंट्रोल हो गया 4-5 दिन के अंदर, देन इट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल सिचुएशन। बहुत लोग जेल जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इफ इट इज नॉट कंट्रोल, देन इट इज अ सिविल वॉर, ठीक है, अ फुल फ्लैश सिविल वॉर। क्योंकि आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट मतलब कि वो है, और कहीं गलती से आपके पुलिस आर्मी के खिलाफ आ गई, जैसा आपका सुदान में हुआ था, फिर तो मजा ही आ जाएगा। कोई ना कि इनको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या, तालिबान ने तो वैसे देखे, इनके जैसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, खैबर पख्तून वगैरह, ठीक है। इन सब जगह में तो तालिबान पूरा घुसा बैठा हुआ है आपका। एक आपका तहरीके तालिबान है आपका पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है आपका एक। तो ये जो टीटीपी है आपका, इसने, इसका तो मेन टारगेट ही आपका पाकिस्तान पुलिस एंड पाकिस्तान आर्मी रही है। सिविलियंस को मारते ही नहीं है। सिविलियन सामने ना, दे आर को एग्जिस्टिंग, दे आर टॉकिंग फाइन, दे आर ईटिंग गुड, बट जैसे ही इनको पुलिस दिखते, पुलिस मार देते हैं ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्हीं का क्रिएट किया हुआ एजेंडा है कि अगर तुम इनसे अलग हो जाएगा ना, यू विल गेट अ बेटर लाइफ। व्हाई अमेरिका लॉस इन अफगानिस्तान? बिकॉज पीपल ऑफ अफगानिस्तान वांटेड तालिबान, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। अमेरिका रूल्ड, वर्चुअली रूल्ड ओवर अफगानिस्तान फॉर 20 years, फ्रॉम 2000 to 2020। जीरो डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान, ठीक है। एंड दैट इज वाई लोग तंग आ चुके थे। या तो कोई फॉरेन बंदा आए और आपको मतलब कोई ना सोने की चिड़िया बना दे, तब तो आप मानो उसकी बात। लेकिन अपने भी रूल कर रहे हैं, बाहर के भी रूल कर रहे हैं, सिचुएशन वैसी की वैसी ही है, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? अपने बंदों को। तो लोगों की सपोर्ट है। और पाकिस्तान तो एक्चुअल में जिस तरह का लोग एक्सपर्ट्स बातें करते हैं, दे आर सेइंग कि विद इन 5 or 6 years पाकिस्तान 2 पार्ट्स में, ठीक है। आपका जो एक जो पाकिस्तान है आपका, अफगानिस्तान वाला, वो उससे अलग होने वाला है। चाइना इज पुलिंग आउट ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट इन दोज रीजन्स, क्योंकि चाइना को भी पता है कि कुछ ना कुछ तो आपका वहां पे होने वाला है। बहुत तगड़े सिचुएशन में है। लेकिन ये अभी भी हथियार खरीदते हैं, पता है आपको? ये अभी भी हथियार खरीदते हैं, पता नहीं चलाते कहाँ पे हैं ये। चलो कल करते हैं डिस्कस, टुमारो वी विल फिनिश एंड पार्लियामेंट करेंगे।